हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सब रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं। इसके पहले हमारे 5 क्लास हो चुके हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की। ठीक है, आज हमारी 6th क्लास रहेंगी। तो अभी तक हम लोग अराउंड 50% हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया है और 4 से 5 क्लास हमारी और चलेंगी मार्जिनल कॉस्टिंग की। दिस इज द राइट टाइम कि अब आप अपना मॉड्यूल सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो मॉड्यूल के जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो करो। अगर इसमें कोई डाउट्स है तो मुझे बताओ, हम लोग फिर वो डाउट्स को नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। आज हमारी क्लास 6 है। चलो, तो मैंने 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे, क्वेश्चन नंबर 3, 14 एंड 18। आई होप राइट। तो चलो एक एक करके उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पहले देखो, मैंने इसका ना आंसर ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन एक बार देख लेना और आपका आंसर मैच करो। और मैं फिर से बता देता हूं, अगर आपने होमवर्क नहीं किया है तो ये वीडियो देखना अलाउड ही नहीं है। आप पहले आपका होमवर्क कंप्लीट करो, उसके बाद वीडियो देखो। ठीक है, चलो। From the following information relating to Quick Standards Limited, you are required to find out contribution, BEP units, margin of safety, profit और वॉल्यूम ऑफ सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 6,000। तो ये फर्स्ट पार्ट है, एकदम सिंपल है। ठीक है, चलो तो फटाफट देखना। फिक्स कॉस्ट दिया है 4,500, वेरिएबल कॉस्ट 7,500, सेल्स का अमाउंट 15,000 है और यूनिट्स भी दिए हैं क्वेश्चन में 5,000। राइट, चलो पहले ये ऊपर का पार्ट कंप्लीट करते हैं। कंट्रीब्यूशन देखो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके आएगा। सेल्स 15,000 और वेरिएबल कॉस्ट 7,500 माइनस करना, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 7,500। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो बीईपी यूनिट्स हमको फाइंड आउट करना है। अब बीईपी यूनिट फाइंड करना है तो फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है ना। तो पहले हमको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया था, इसके पहले बहुत बार हम सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कर सकते हैं, है ना। अब इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। देखो, टोटल कंट्रीब्यूशन तो है ना हमारे पास 7,500, तो टोटल कंट्रीब्यूशन को टोटल यूनिट से आप डिवाइड कर लो। ठीक है, जो 7,500 कंट्रीब्यूशन आया वो 5,000 यूनिट्स के लिए आया ना, तो एक यूनिट का फाइंड आउट करना है तो आप डिवाइड कर लो। 7,500 टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल यूनिट्स 5,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 1.5 आ जाएगा। बीईपी यूनिट्स फाइंड करना है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। राइट, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, देखो यूट्यूब पे बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ लोग डायरेक्टली वीडियो नंबर 2, 3, 4, 5 पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग बीच में से देख रहे हो, कोई नए स्टूडेंट्स है और जो बीच में से देख रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा बीच में से मत देखो, डायरेक्टली क्लास 1 से देखो। आपको वो सारे क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, चलो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। बीईपी यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 4,500 फिक्स कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 1.5 से डिवाइड किया तो 3,000 यूनिट्स आएगा। इसका मतलब अगर कंपनी ने 3,000 यूनिट्स का सेल किया तो उनका प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करना है तो टोटल सेल्स में से बीईपी माइनस कर सकते हैं ना। टोटल सेल्स यूनिट्स में 5,000 है और बीईपी यूनिट्स 3,000 है। ठीक है, तो 2,000 यूनिट्स का मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। प्रॉफिट फाइंड करना है तो हम लोग टोटल सेल्स का इक्वेशन यूज कर सकते हैं ना। तो सेल्स यूनिट्स हमारे पास है तो हम लोग ये वाला इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, सेल्स यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हाँ, सेल्स अगर रुपीज में लेते हो, देखो सेल्स हमारे पास रुपीज में भी है 15,000, तो सेल्स अगर आप रुपीज में लेते हो तो फिर आपको पीवीआर फाइंड आउट करना पड़ेगा। राइट, तो पीवीआर अगर नहीं फाइंड करना है तो आप डायरेक्टली सेल्स यूनिट्स का इक्वेशन लेकर कर सकते हो। तो देखो, सेल्स यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स यूनिट्स 5,000 है,
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 1.5 था, इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो 7,500 रुपीज टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर लेना 4,500, तो प्रॉफिट आ जाएगा 3,000। अच्छा, इसका मैं अल्टरनेट तरीका बताता हूं। देखो आप कैसे कर सकते हो। क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन 7,500 दिया हुआ है ना टोटल, और कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट भी होता है और प्रॉफिट भी होता है ना। कंट्रीब्यूशन बनता ही है फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट से, तो 7,500 में से डायरेक्टली अगर मैं फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर देता हूं तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। चलो लास्ट ई वाला पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सेल्स फाइंड करना है टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 6,000। तो सिंपल है, सेल्स यूनिट्स फाइंड करना है, प्रॉफिट 6,000 का दिया है, टोटल सेल्स का इक्वेशन यूज करेंगे, सेल्स यूनिट्स आएगा 7,000, ठीक है। यहाँ पे रुपीज नहीं आएगा, यूनिट्स आएगा, राइट। तो 7,000 यूनिट्स का अगर सेल्स होता है तो प्रॉफिट हमारा 6,000 रुपए का आएगा। चलो ये तो सिंपल पार्ट था। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखना, ऑल्सो फाइंड द इफेक्ट ऑन पीवीआर, बीईपी एंड प्रॉफिट, पीवीआर, बीईपी एंड प्रॉफिट ड्यू टू फॉलोइंग चेंजेस। तो 4 चेंजेस हमको दिए हैं। पहला चेंज हमको दिया है कि सेल्स यूनिट्स 10% से बढ़ रहा है। अभी आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में अगर यूनिट्स वर्ड यूज नहीं भी किया है, सिर्फ इतना भी बोला है ना 10% इंक्रीज इन सेल्स, तो आपने समझ जाना बात हो रही है किसकी, यूनिट्स की, ठीक है। अगर एग्जामिनर को सेलिंग प्राइस में चेंज हो रहा है ये बताना होगा तो वो प्राइस वर्ड यूज करेगा। प्राइस वर्ड ध्यान में रखो, प्राइस वर्ड अगर नहीं दिया है तो आप समझ जाना बात हो रही है यूनिट्स की, क्वांटिटी की, ठीक है। 10% इंक्रीज इन सेल्स यानी हमको क्वांटिटी बढ़ाना है, सेकंड में सेलिंग प्राइस बढ़ाना है, थर्ड में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बढ़ाना है, और फोर्थ में फिक्स कॉस्ट बढ़ाना है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था और 2 दिन क्वेश्चन भी हमने किए थे, मैंने बताया था जब यूनिट्स चेंज होता है, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन यूनिट्स, तो सेल्स का अमाउंट और वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट दोनों भी उतने ही परसेंटेज से चेंज होने वाले हैं, ठीक है, जितने परसेंटेज से यूनिट्स चेंज हो रहा है। अगर सेलिंग प्राइस चेंज होती है तो सिर्फ सेल्स का अमाउंट चेंज होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो रहा है तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट चेंज होता है, फिक्स कॉस्ट चेंज हो रहा है तो सिर्फ फिक्स कॉस्ट चेंज होता है। मतलब बी सी, बी ये सी है, ठीक है। तो बी डी, सी और डी, इसमें जो बोला हुआ है ना सिर्फ वही चेंज करने का। सेलिंग प्राइस बोला है, सिर्फ सेल्स का अमाउंट चेंज करो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बोला है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट चेंज करो। फिक्स कॉस्ट बोला हुआ है तो सिर्फ फिक्स कॉस्ट का अमाउंट चेंज करो, ठीक है। लेकिन जब यूनिट्स बोला हुआ है, सिर्फ सेल्स है मतलब ये क्वांटिटी है, यूनिट्स है, whenever there is change in units तो सेल्स एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट दोनों भी चेंज होता है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आप एक बार आपका आंसर मैच कर लो। एक तो ओरिजिनल डेटा वाला मैंने कॉलम बनाया, तो ओरिजिनल डेटा में देख लेना, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट आएगा, उसमें से कंट्रीब्यूशन आएगा, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस होगा, प्रॉफिट आएगा 3,000, पीवीआर 50% आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट 9,000 आएगा, ठीक है। तो अभी देखना, पहला हमारा चेंज हो रहा था केस नंबर 1 में यूनिट्स, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन यूनिट्स तो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट दोनों चेंज होने वाला है ना। तो देखो हमने सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को 10% से बढ़ा दिया, 15,000 में 10% बढ़ाया, 7,500 में भी 10% बढ़ाया, ठीक है। और हमने देखा था कि जब भी क्वांटिटी चेंज होती है, यूनिट्स चेंज होता है, तो पीवीआर रिमेन्स सेम, पीवीआर वही रहेगा, और बीईपी भी चेंज नहीं होने वाला है ना, ये हमने क्लास में किया हुआ है। चलो केस नंबर बी में सेलिंग प्राइस चेंज हो रही है 10% से, तो हमको सेल्स बढ़ाना पड़ेगा 10% से, सिर्फ सेल्स ही बढ़ेगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। तो 15,000 में 10% बढ़ाया, 16,500 हो गया, बाकी सब सेम रहेगा।
अब पीवीआर कब चेंज होता है हमने देखा था, जब सेलिंग प्राइस पर यूनिट या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है तो हमारा पीवीआर चेंज होता है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस चेंज हो रही है ना, तो पीवीआर चेंज होगा, राइट। तो आप पीवीआर कैलकुलेट करके देख लेना, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। और पीवीआर जब चेंज होता है तो बीईपी भी चेंज होता है ना, तो बीईपी भी चेंज हुआ। केस नंबर सी में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो रहा है, तो मैंने बताया था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज हुआ तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को चेंज करने का। 7500 में 10% बढ़ा दिया, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो गया, 8250 आ गया। बाकी सब आप सेम रखना, सेल्स वही रहेगा 15000, ठीक है। हाँ, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट चेंज हुई है ना, तो कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स कॉस्ट वही रहने वाला है, प्रॉफिट 2250 हो गया। अब पीवीआर चेंज होगा क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो रहा है। अब कैलकुलेट करके देख लेना, कंट्रीब्यूशन 6750 अपॉन सेल्स 15000 इंटू 100, ठीक है। तो आपका पीवीआर आ जाएगा 45%। और बीईपी फाइंड आउट करना है, फिक्स कॉस्ट 4500, उसको डिवाइड करो पीवीआर से तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। लास्ट केस, इसमें सिर्फ फिक्स कॉस्ट चेंज हो रहा है तो सेल्स विल रिमेन सेम, वेरिएबल कॉस्ट विल रिमेन सेम, कंट्रीब्यूशन विल रिमेन सेम, सिर्फ फिक्स कॉस्ट 10% से आपको बढ़ाना है। तो 4500 था, 10% से बढ़ाकर 4950 हो गया। प्रॉफिट ऑब्वियसली कम होने वाला है क्योंकि हमारा फिक्स कॉस्ट बढ़ रहा है, प्रॉफिट कम हो गया। पीवीआर वही रहेगा, हाँ, बीईपी चेंज होगा। बीईपी कब चेंज होता है? वेन एवर देर इज चेंज इन पीवीआर और फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट चेंज हुआ तो बीईपी चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा होमवर्क था। नेक्स्ट हमारा होमवर्क था क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो मैंने 13 क्लास में सॉल्व करके दिया था, 13 और 14 मैंने बताया था ना ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से सॉल्व कर देता हूं, आप लोग आपका आंसर चेक कर लो, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन देखते हैं। डिजाइन पेन्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ओनली पेन्स वेयर द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ईच पेन इज ₹3। मार्जिनल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। इट हैज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 25,000 पर एनम। प्रेजेंट प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ पेन इज 50,000 यूनिट एंड सेलिंग प्राइस इज 5। देखो अभी हमारा कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, 5 माइनस 3 करेंगे तो ₹2 का पर यूनिट कंट्रीब्यूशन हो रहा है। एनी सेल्स बियॉन्ड 50,000 पेन इज पॉसिबल ओनली इफ द कंपनी रिड्यूसेस 20% ऑफ इट्स करंट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस अभी ₹5 है, ₹5 का 20% कैलकुलेट करो तो ₹1 होता है, ठीक है। तो हमको अगर सेलिंग प्राइस ₹1 से कम कर देना है तो नया सेलिंग प्राइस हो जाएगा ₹4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अप टू 50,000 यूनिट्स, ठीक है, अप टू 50,000 यूनिट्स कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना रहेगा? तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस 5 है, माइनस करो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 3 से, तो ₹2 आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लेकिन ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा अप टू 50,000, ठीक है, बियॉन्ड 50,000 यूनिट्स। 50,000 यूनिट से अगर मैं आगे सेल करता हूं तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अब देखो सेलिंग प्राइस हमारी ₹4 हो जाएगी। ₹4 कैसे आया? 20% हमने कम कर दिया ना, तो 4 माइनस, अच्छा वेरिएबल कॉस्ट तो ₹2 ही रहने वाला है, वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सॉरी वेरिएबल कॉस्ट 3 है, वेरिएबल कॉस्ट 3 ही रहने वाला है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो आएगा वो ₹1 आएगा। इसका मतलब 50,000 यूनिट्स तक आपने सेल किया तो यू विल अर्न कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹2 पर यूनिट एंड एनी यूनिट सोल्ड बियॉन्ड 50,000 यूनिट कंट्रीब्यूशन विल रिड्यूस टू ₹1, ठीक है। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था जब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे
मैंने क्या बोला था कि अगर एक से ज्यादा एक से ज्यादा अगर कंट्रीब्यूशन क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, मतलब 2 या 3 या 4 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है हमारे पास, ठीक है, तो ये जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है उतने अलग ब्रैकेट अपने को बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर 2 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है तो हमको ये लेफ्ट साइड में 2 ब्रैकेट्स बनाने पड़ेंगे। पहला ब्रैकेट ये 2 रुपीज के लिए रहेगा, अगला ब्रैकेट 1 रुपी के लिए रहेगा, ठीक है। लेकिन राइट साइड वाला जो पार्ट है फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट, ये हमेशा टोटल एक ही अमाउंट होता है। फिक्स कॉस्ट कभी भी प्रोडक्ट वाइज नहीं रहेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि प्रोडक्ट ए का इतना फिक्स कॉस्ट है, बी का इतना फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट हमेशा कंपनी का होता है। सिमिलरली प्रॉफिट भी प्रोडक्ट वाइज नहीं होता, प्रॉफिट भी किसका होने वाला है, कंपनी का होता है। मतलब ये 2 चीजें जो है फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट, ये हमेशा कंपनी की होती है, प्रोडक्ट्स की नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है ये हमेशा प्रोडक्ट वाइज रहेगा। तो जितने ज्यादा प्रोडक्ट उतने ब्रैकेट्स आपको बनाने पड़ेंगे लेफ्ट वाले, राइट। तो यहां पे हम क्या करेंगे, देखो सेल्स यूनिट्स 50,000 तक कंट्रीब्यूशन मिलेगा 2 रुपीज का, प्लस फिर 50,000 के ऊपर हमको सेल करना है ना। अब हमको ये नहीं पता ना कि 50,000 के ऊपर कितना सेल होगा, राइट। तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं x, ठीक है। तो x क्या है, x इज द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड अबव 50,000, ठीक है। अब 50,000 के ऊपर आप जो भी सेल करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आपको 1 रुपए का मिलेगा, है ना। इज इक्वल टू हमारा फिक्स कॉस्ट देख लेना। कंपनी को प्रॉफिट चाहिए 1 लाख का और फिक्स कॉस्ट देखो 25,000 है, ठीक है। तो आ जाओ, फिक्स कॉस्ट 25,000 एंड प्रॉफिट 1 लाख, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देख लेना 50,000 इंटू 2 किया तो 1 लाख होता है। राइट साइड में फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट मिलाकर कंट्रीब्यूशन होता है 1,25,000। 1,25,000 कंट्रीब्यूशन में से ये 1 लाख माइनस कर दो, ठीक है, 1 लाख माइनस कर दो, ठीक है। तो और फिर ये x ये 1 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो x हमको मिल जाएगा, मैं आपको फाइनल आंसर बता रहा हूं, x हमको मिल जाएगा 25,000 यूनिट, ठीक है। तो ये 25,000 यूनिट्स कौन से यूनिट्स है, जो हम 50,000 के ऊपर सेल करने वाले हैं, राइट। इट मींस टोटल यूनिट्स टू बी सोल्ड इज इक्वल टू 50,000, तो एक बेचना पड़ेगा और 50,000 के ऊपर हमको 25,000 यूनिट्स सेल करना पड़ेगा। दैट मीन्स company will have to sell 75,000 units to earn profit of 1 lakh, ठीक है। तो आई बिलीव आप सबका आंसर भी मेरे आंसर के साथ मैच हो रहा होगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं ऑन। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन था, मैंने होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 18, राइट। और 18 का मैंने आंसर भी आपको दिया था। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आपका आंसर मैच करना, देखना मेरे आंसर के साथ मैच हो रहा है क्या, ठीक है। तो देखो, EQR लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डेटा फॉर द 2 years, ठीक है। सेल्स दिया है 8 लाख रुपीज 2007-8 का, मतलब प्रीवियस ईयर का, और ये अपना करंट ईयर है मानना, 2008-9 इज अवर करंट ईयर, ठीक है। तो 2 साल का सेल्स का अमाउंट दिया है, प्रीवियस ईयर का 8 लाख, करंट ईयर का क्वेश्चन मार्क है, यानी हमको फाइंड करना है, ठीक है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो प्रीवियस ईयर का 50% है, करंट ईयर में पीवीआर कम हो गया, राइट। तो सोचो पीवीआर क्यों कम हुआ, तो पीवीआर कब चेंज होता है, whenever there is change in selling price per unit or variable cost per unit।
इन दोनों में से कुछ भी चेंज हुआ तो पीवीआर चेंज होता है। ठीक है, अब यहां पर पीवीआर कम हुआ है तो दो पॉसिबिलिटी है कि पीवीआर क्यों कम हुआ। या तो आपका सेलिंग प्राइस कम हो गया होगा या तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बढ़ गया होगा। राइट, तो दोनों ही केस में पीवीआर कम हो सकता है। हमको पता नहीं है अभी क्या रीजन है, हम लोग क्वेश्चन में आगे देखेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज दिया है 40% था प्रीवियस ईयर, करंट ईयर में 21.875% हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, हमने क्लास में ऑलरेडी देखा हुआ है, अगर हम 100% में से पीवीआर माइनस कर देते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो मिल जाता है, और 100% में से मार्जिन ऑफ सेफ्टी माइनस करते हैं तो बीईपी का परसेंटेज मिलता है ना। दो परसेंटेज आपको याद रखना है सेपरेट। नंबर 1 बता रहा हूं, पीवीआर प्लस वीसीआर इज इक्वल टू 100% होता है, एमओएस प्लस बीईपी, इन दोनों का अगर परसेंटेज आप जोड़ दो तो भी 100% होता है। ठीक है, तो आगे देखना, देयर हैज बीन सब्सटैंशियल सेविंग इन द फिक्स कॉस्ट इन द ईयर 8-9, मतलब 8-9 में फिक्स कॉस्ट कम हुआ, सेविंग्स ना, सेविंग्स इन फिक्स कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट कम हुआ ड्यू टू द रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। द कंपनी कुड मेंटेन इट्स सेल्स क्वांटिटी लेवल ऑफ 7-8 इन 8-9 बाय रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब वो ये बोल रहा है कि पिछले साल जो सेल्स क्वांटिटी थी 7-8 के अंदर जो सेल्स क्वांटिटी थी, करंट ईयर में सेल्स क्वांटिटी हमने मेंटेन की। इसका मतलब ये कि पिछले साल जितना सेल्स यूनिट्स था 8-9 में सेल्स यूनिट्स हमारा उतना ही था, मतलब दोनों साल सेल्स यूनिट्स सेम है। अब हमने यूनिट्स सेम कैसे रखी, तो हमने हमारा सेलिंग प्राइस कम कर दिया। राइट, तो अब ये समझ में आया कि जो पीवीआर है वो क्यों कम हुआ। पीवीआर कम इसके लिए हुआ क्योंकि हमने हमारी सेलिंग प्राइस घटा दी थी, है ना, सेलिंग प्राइस हमारी रिड्यूस कर दी थी। अब एक चीज समझना, प्रीवियस ईयर का यूनिट्स यानी क्वांटिटी और करंट ईयर का क्वांटिटी सेम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। राइट, प्रीवियस ईयर का वेरिएबल कॉस्ट और करंट ईयर का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मैं बात कर रहा हूं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की, तो प्रीवियस ईयर का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, करंट ईयर का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये भी चेंज नहीं हुआ ना। प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर में क्या क्या चेंज हुआ, देखो, फिक्स कॉस्ट कम हुआ, क्वेश्चन में बोला हुआ है, सेलिंग प्राइस कम हुई, ये भी क्वेश्चन में दिया है। राइट, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। इसका मतलब पिछले साल जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट था वही वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट करंट ईयर भी रहेगा। राइट, तो कैन आई से कि जितना वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट पिछले साल थी, अमाउंट की बात कर रहा हूं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट जितनी पिछले साल थी उतनी ही करंट ईयर में है ना। तो अब सिंपली आप क्या करो, प्रीवियस ईयर का वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करो, टोटल वही वेरिएबल कॉस्ट करंट ईयर में भी रहेगा। तो देखो 7-8 में पीवीआर 50% था, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वीसीआर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी 50% रहेगा, 100 में से 50 माइनस करके। और वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट कैसे आएंगी 7-8 की, हाँ, तो 8 देखो 7-8 का वेरिएबल कॉस्ट, 7-8 का, एक सेकेंड, हाँ, ये मैं हटा देता हूं। ठीक है, हाँ, 7-8 का सेल्स 8 लाख है। अब 8 लाख को अगर मैं 50% निकालूं तो 4 लाख आ जाएगा। इसका मतलब 7-8 का 4 लाख वेरिएबल कॉस्ट था, और यही वेरिएबल कॉस्ट रहेगा, यही वेरिएबल कॉस्ट रहेगा इन 8-9, ना, दोनों में सेम रहने वाला है। क्यों सेम रहेगा, सोचो क्यों सेम रहेगा, क्योंकि दोनों साल का क्वांटिटी सेम है और दोनों साल का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी सेम है। हमको टोटल वेरिएबल कॉस्ट लाना होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से। ठीक है, एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं इसको इलस्ट्रेट करने के लिए, देखना।
हमने ये एग्जाम्पल किया था क्लास में, चेंज इन पीवीआर वाला। ठीक है, ये एग्जाम्पल देखो, यहां पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 1000 यूनिट्स इंटू 6 करके आया था 6000 रुपए। ठीक है, मतलब मुझे वेरिएबल कॉस्ट 6000 रुपए लाना है तो 1000 यूनिट्स को 6 रुपए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इमेजिन करो कि करंट ईयर में यूनिट्स 1000 ही है, लास्ट ईयर जितना था, और वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट का 6 रुपए है करंट ईयर में। मतलब प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में ये दोनों चीजें चेंज हुई ही नहीं। अगर ये चेंज नहीं हुआ है तो फिर 6000 ये अमाउंट भी तो सेम रहेगा ना दोनों साल में, है ना। वैसा ही हमारे केस में हुआ, पिछले साल जो ये दोनों एलिमेंट्स थे, यूनिट्स और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये दोनों एलिमेंट्स करंट ईयर में सेम है, एंड दैट्स व्हाई अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर इज सेम इन करंट ईयर। ठीक है, तो आ जाओ सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट प्रीवियस ईयर का आया था 4 लाख रुपीज, तो करंट ईयर में भी वो 4 लाख ही रहेगा। अब देखो, मैंने सेल्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बताया था, कौन सा याद करो। सेल्स फाइंड करने के हमने 4 फॉर्मूले देखे थे। ठीक है, अपने फॉर्मूले की लिस्ट पे आ जाओ, फॉर्मूले की लिस्ट निकालो आपकी, उसमें देखना कहाँ गया अपना फॉर्मूले का लिस्ट, ये आ गया। नहीं, एक सेकंड ना, हाँ ठीक है। तो देखो, सेल्स फाइंड करने, टोटल सेल्स फाइंड करने के लिए हमने ये 4 फॉर्मूले देखे थे। तो टोटल सेल्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट अगर करेंगे तो टोटल सेल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो करंट ईयर का सेल्स हमको फाइंड आउट करना है। तो करंट ईयर का सेल्स कैसे फाइंड करेंगे देखना। करंट ईयर मतलब 8-9। सबसे पहले देखो, एक तो वेरिएबल कॉस्ट 8-9 का कितना है, 4 लाख है। तो 8-9 का वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट मिल गया। अब 8-9 का वीसीआर फाइंड करना पड़ेगा। वीसीआर फाइंड करने के लिए 100 में से पीवीआर माइनस कर लो। तो देखो, 100 में से पीवीआर माइनस किया, 62.5% आया। ये क्या मिला हमको, 62.5%। वीसीआर मिल गया 8-9 का। अब हमको टोटल सेल्स फाइंड करना है 8-9 का। तो अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट 62.5%। 8-9 का सेल्स आ जाएगा 6,40,000। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया है ना, 8-9 का सेल्स, ये हमारा कितना है, 6,40,000। ठीक है, चल तो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में रीड करना, सेल्स फाइंड करना था 8-9 का, वो हमने फाइंड कर लिया। फिक्स कॉस्ट फाइंड करना है। तो देखो, फिक्स कॉस्ट फाइंड करना बहुत आसान है। हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज है 21.875। तो 100 में से अगर 21.875% माइनस कर देते हैं तो बीईपी का परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, फिर बीईपी का अमाउंट फाइंड आउट कर लेना। बीईपी का परसेंटेज आ गया तो वो परसेंटेज ऑन टोटल सेल्स होता है, हमेशा मैंने बताया था क्लास में, है ना। तो देखो आंसर में आ जाओ। एट ब्रेक इवन पॉइंट, यहां देख लेना, इन 8-9 ब्रेक इवन सेल्स कितना रहेगा। तो 100 में से अगर मैंने एमओएस का परसेंटेज माइनस कर दिया तो 78.125% रहेगा। तो ब्रेक इवन सेल्स विल बी 78.125% ऑफ क्या, मैंने बताया था ना, मार्जिनल कॉस्टिंग में सारे परसेंटेज ऑफ सेल्स होते हैं। 78.125% ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल्स। टोटल सेल्स 6,40,000 है, 5 लाख आ जाएगा ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, फिक्स कॉस्ट फाइंड करना है तो फिक्स कॉस्ट के लिए बीईपी का इक्वेशन यूज करो। बीईपी का इक्वेशन क्या बोलता है, बीईपी सेल्स इंटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। तो बीईपी सेल्स 5 लाख है, इंटू पीवीआर करेंगे तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा 187,500। राइट, तो चलो आगे बढ़ते हैं।
चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। ठीक है, देखना। अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट ₹60 पर यूनिट, है ना, सेलिंग प्राइस 60 है। In 2006, the company operated at a margin of safety of 40%। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर दो कॉलम बना लेता हूं, पर्टिकुलर 2006 एंड 2007। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखना, सेलिंग प्राइस हमको दिया है, प्रीवियस ईयर में ये था 60 पर यूनिट, 60 पर यूनिट। ठीक है, उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रीवियस ईयर में था 40%। प्रीवियस ईयर मतलब 2006 की बात हो रही है। फिक्स कॉस्ट था 3,60,000, राइट। ये पूरा अपना 2006 का चल रहा है। तो 2006 में फिक्स कॉस्ट था 3,60,000। ठीक है, और क्वेश्चन में देखो आगे क्या दिया है, वेरिएबल कॉस्ट यानी वीसीआर हमको दिया हुआ है ना। वीसीआर दिया है 80%, तो पीवीआर 100 में से 80% माइनस करके 20% आ जाएगा। ठीक है, तो यह 2006 की इंफॉर्मेशन है। हाँ, अब हमको फाइंड आउट करना है 2007 के बारे में क्या क्या दिया हुआ है, राइट। यहां तक 2006 था, अब 2007 के बारे में देखो। इन 2007 यानी करंट ईयर में it is estimated that variable cost will go up by 10%, right। वेरिएबल कॉस्ट गो अप बाय 10%। अभी थोड़ा सा ध्यान देना, मैं क्या बता रहा हूं। हमारा वीसीआर देखो कितना है, वीसीआर 80% है। 80% किसका, तो सेल्स का, ऑब्वियसली। अब क्वेश्चन में देखना, सेलिंग प्राइस 60 है। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट जो रहेगा वो 80% रहेगा, किसका, सेल्स का, है ना। और सेल्स है 60 रुपीज, सेलिंग प्राइस 60 है। अगर मैं इसका वेरिएबल कॉस्ट 80% निकालता हूं तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा 48 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, अब ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट 48 रुपीज प्रीवियस ईयर का था। करंट ईयर में वो क्या बोल रहा है, वेरिएबल कॉस्ट विल गो अप बाय 10%। ठीक है, तो 48 में 10% बढ़ाना पड़ेगा हमको, है ना। तो देखो 48 था और करंट ईयर में 10% बढ़ेगा। अब 48 में आप 10% बढ़ाओ, 48 प्लस 10% करो तो ये आना चाहिए 52.8, राइट। तो करंट ईयर में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 52.8 है। ठीक है, वापस देखो कैसे आया। प्रीवियस ईयर में वीसीआर 80% था, 80% सेल्स का, है ना। तो सेल्स का अगर 80% कैलकुलेट करके देखो तो 48 रुपीज आएगा वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्रीवियस ईयर का 48 था, करंट ईयर में वो बोल रहा है 10% बढ़ेगा, तो हमने 48 में 10% बढ़ाया, तो ये आ गया 52.8। फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 5% बोला है, राइट। तो देखो फिक्स कॉस्ट भी बढ़ाना पड़ेगा 10% से, है ना। प्रीवियस ईयर का फिक्स कॉस्ट 3,60,000 था, इसमें 5% बढ़ाना है। ठीक है, 5% बढ़ाओ, कितना होता है देखो, 3,78,000 होता है क्या, 3,60,000 प्लस 5%। तो करंट ईयर में फिक्स कॉस्ट रहेगा 3,78,000। प्रीवियस ईयर वो 3,60,000 था, करंट ईयर में 5% से बढ़ गया। ठीक है, ये अपना इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास है। हाँ, अब बाकी इंफॉर्मेशन, सेलिंग प्राइस, एमओएस
और ये पीवीआर करंट ईयर में कुछ दिया नहीं है। हाँ, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ना। यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। फाइंड द सेलिंग प्राइस रिक्वायर्ड टू बी फिक्स्ड इन 2007 टू अर्न द सेम पीवीआर एज इन 2006। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया है, फिर से पढ़ो एक बार। फाइंड द सेलिंग प्राइस रिक्वायर्ड टू बी फिक्स्ड इन 2007। ठीक है, तो आ जाओ आंसर स्टार्ट करते हैं। आंसर का फर्स्ट पार्ट, हमको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है और पीवीआर चाहिए 20% का। ठीक है, अभी क्वेश्चन समझना। हमने स्टार्टिंग में देखा था, लास्ट टू लास्ट क्लास में, पीवीआर कब चेंज होता है? तो व्हेनेवर सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होता है तो पीवीआर चेंज होता है ना। तो करंट ईयर में देखो, वेरिएबल कॉस्ट 48 था, 52.8 हो गया। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर इंक्रीज हो रहा है, ध्यान से सुनना, अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो रहा है तो हमारा पीवीआर डेफिनेटली कम हो जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देखना है तो देख सकते हो। सेलिंग प्राइस 60 रखो, करंट ईयर में सेलिंग प्राइस के बारे में कुछ बोला नहीं है ना, ट्राई करो आप 60 सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा 7.2 रुपीज। ठीक है, चेक करो एक बार कितना आता है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 7.2 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100 करेंगे। ठीक है, तो एक सेकेंड, 60 माइनस 52.8, 7.2 आया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, 12% आ रहा है आपका पीवीआर। 12% आ रहा है, 20 से कम हो गया है ना। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया। ठीक है, तो पीवीआर कम होने वाला है। क्वेश्चन ये है कि हमको पीवीआर जितना प्रीवियस ईयर था 2006 में उतना ही रखना है। कितना? 20%। तो अब क्या करना पड़ेगा? वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ रहा है ना, लेकिन पीवीआर कम नहीं होने देना है। तो सिंपल है, अगर आपको पीवीआर कम नहीं होने देना है तो सेलिंग प्राइस को भी उतने ही परसेंटेज से बढ़ाओ जितने परसेंटेज से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है। जैसे वेरिएबल कॉस्ट 10% से इंक्रीज हुआ, तो अगर मैं सेलिंग प्राइस को भी 10% से बढ़ा दूं, राइट, तो पीवीआर 20 का 20 ही रहेगा। आई रिपीट, अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो रहा है तो पीवीआर विल गो डाउन, लेकिन आपको अगर आपका पीवीआर कम नहीं होने देना है तो आपको सेलिंग प्राइस को भी 10% से बढ़ाना पड़ेगा, राइट। यू विल हैव टू इंक्रीज योर सेलिंग प्राइस बाय 10%। ठीक है, तो अपन ओरली एक बार चेक करते हैं, फिर हम लोग लिखेंगे इसको। 60 सेलिंग प्राइस है, अगर मैं 10% से बढ़ाता हूं तो ये 66 हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करो, 66 सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट 52.8, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया 13.2, पीवीआर फाइंड करो, 13.2 डिवाइडेड बाय 66 इंटू 100, तो देखना 20% ही आएगा, राइट। तो स्टार्ट करो, हमको सिर्फ कमेंट करना है। इफ द कंपनी, लिखो मेरे साथ साथ, इफ द कंपनी wants to maintain, the company wants to maintain same PVR as in previous year, then it will have to increase selling price by 10%। मतलब जितने परसेंटेज से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा उतने परसेंटेज से हमको सेलिंग प्राइस भी बढ़ाना पड़ेगा, राइट। दस सेलिंग प्राइस विल बी 60 है ना अभी, इसको 10% से बढ़ा दो, 66 रुपीज
आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फिर से एक बार पढ़ेंगे। फाइंड द सेलिंग प्राइस रिक्वायर्ड टू बी फिक्स्ड इन 2007 टू अर्न द सेम पीवीआर एज इन 2006। जितना 2006 का पीवीआर था उतना ही करंट ईयर में चाहिए। ठीक है, तो उतना ही करंट ईयर में चाहिए, तो वेरिएबल कॉस्ट जितने परसेंटेज से इंक्रीज हुआ उतने परसेंटेज से आप सेलिंग प्राइस बढ़ा दो। ठीक है, चल क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखना। अज्यूमिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ 60 पर यूनिट इन 2007। ये क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। वो बोल रहा है कि अज्यूम करो कि 2007 में यानी करंट ईयर में सेलिंग प्राइस 60 है। देखो फर्स्ट पार्ट में हमने सेलिंग प्राइस बढ़ाया था, हाँ। अब सेकेंड पार्ट में वो बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस को चेंज मत करो, प्रीवियस ईयर में 60 था ना, 60 ही रखो। Find the number of units required to be produced and sold to earn the same profit as in 2006। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ेंगे। Find the number of units required to be produced and sold to earn the same profit as in 2006। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं। 2006 के कंपैरिजन में 2007 में फिक्स कॉस्ट भी बढ़ गया, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ गया। अब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों कॉस्ट है। जब भी कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसका मतलब 2007 का जो प्रॉफिट रहेगा वो 2006 के प्रॉफिट से कम रहेगा। क्यों कम रहेगा? क्योंकि 2007 में खर्चा बढ़ गया। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि हमको प्रॉफिट को कम नहीं होने देना है। खर्चा तो बढ़ गया, राइट, रिगार्डलेस ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट प्रॉफिट शुड रिमेन सेम। तो हमारा 2006 में जो प्रॉफिट था वही प्रॉफिट 2007 में भी कमाने का है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कॉस्ट बढ़ने के बाद भी प्रॉफिट उतना ही चाहिए जितना पिछले साल था। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? आप क्या करो, सेल्स बढ़ाओ ना। जितना यूनिट्स आपने प्रीवियस ईयर सेल किया था, करंट ईयर में आपको थोड़ा ज्यादा यूनिट सेल करना पड़ेगा, है ना। ज्यादा यूनिट क्यों सेल करना पड़ेगा? क्योंकि जो खर्चा आपने एक्स्ट्रा बढ़ाया है इस साल, वो खर्चे को रिकवर करने के लिए एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन चाहिए। एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? एक्स्ट्रा यूनिट सेल करके आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझना, हमको नंबर ऑफ यूनिट सेल करो बोला है। ठीक है, तो हमको फाइंड क्या करना है? आ जाओ, थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले लेता हूं, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ठीक है, हमको फाइंड करना है सेल्स यूनिट्स। ठीक है, इसको मैं क्वेश्चन मार्क डाल देता हूं। सेल्स यूनिट्स फाइंड करना है। ठीक है, प्रॉफिट कितना चाहिए? प्रॉफिट कितना चाहिए, राइट? प्रॉफिट हमको उतना ही चाहिए जितना प्रीवियस ईयर था। ठीक है, देखो यहां पर फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड फाइंड करना है। तो मैंने सेल्स यूनिट को क्वेश्चन मार्क डाल दिया। ठीक है, टू अर्न द सेम प्रॉफिट एज इन 2006, तो प्रॉफिट जितना प्रीवियस ईयर में था उतना ही चाहिए। तो सबसे पहले हमको प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा ना, क्योंकि वही प्रॉफिट हमको 2007 में कमाना है, राइट। तो चलो एक वर्किंग नोट करते हैं और 2006 का प्रॉफिट फाइंड करते हैं। आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट फाइंड करना है, प्रॉफिट फॉर 2006, राइट। चलो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और 2006 का प्रॉफिट मुझे फाइंड करके बताओ। ठीक है, अब इतना हमने क्लास में इतने क्वेश्चंस किए हैं, आज हमारा 6th लेक्चर है। आपको इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते आना चाहिए। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है,
और फिर वीडियो रिज्यूम करके चेक करो आपका प्रॉफिट मेरे प्रॉफिट के साथ सेम आ रहा है क्या। राइट, चल मैं बता रहा हूं किस तरीके से हम प्रॉफिट लाएंगे प्रीवियस ईयर का। अब देखो 2006 का प्रॉफिट हमको फाइंड आउट करना है। 2006 का प्रॉफिट हमको फाइंड करना है, तो देखो क्या कर सकते हैं। 3,60,000 फिक्स कॉस्ट हमारे पास है, ठीक है, और हमारे पास पीवीआर भी है। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवीआर करो, आपको बीईपी मिल जाएगा। ठीक है, बीईपी मिल गया तो बीईपी से एमओएस मिल सकता है ना। एमओएस का परसेंटेज 40% है, ठीक है, तो एमओएस मिल सकता है। तो पहले हम बीईपी फाइंड आउट कर लेंगे, बीईपी से एमओएस फाइंड कर लेंगे और फिर एमओएस से प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो एक बार चेक करो। सबसे पहले मैं बीईपी फाइंड आउट कर रहा हूं। हाँ, बीईपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाय पीवीआर। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो प्रीवियस ईयर 3,60,000 का फिक्स कॉस्ट था। $3,60,000 डिवाइडेड बाय 20%, तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 20% करेंगे तो 18 लाख ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब मैं टोटल सेल्स फाइंड कर रहा हूं। टोटल सेल्स का फॉर्मूला याद है ना, अमाउंट ऑफ बीईपी डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ बीईपी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अमाउंट ऑफ बीईपी डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ बीईपी। ठीक है, 4 फॉर्मूले देखे थे हमने टोटल सेल्स के, आपकी फॉर्मूले की लिस्ट में देखो वहां मिलेगा आपको। हाँ, अमाउंट ऑफ बीईपी 18 लाख डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ बीईपी कैसे आएगा देखना। एमओएस का परसेंटेज 60 है, मतलब बीईपी का परसेंटेज, एमओएस का परसेंटेज 40 है, मतलब बीईपी का परसेंटेज रिमेनिंग 60% रहेगा। 18 लाख डिवाइडेड बाय 60% करेंगे तो 30 लाख टोटल सेल्स आ गया। ठीक है, अब टोटल सेल्स आ गया तो टोटल सेल्स का इक्वेशन यूज कर सकते हैं। टोटल सेल्स इनटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो टोटल सेल्स 30 लाख लेंगे इनटू पीवीआर 20% इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। देखो क्वेश्चन में कितना है, 3,60,000 है, प्लस प्रॉफिट हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, प्रॉफिट हमको फाइंड आउट करना है। देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू 30 लाख का 20% निकालेंगे तो 6 लाख आएगा कंट्रीब्यूशन, उसमें से आप 3,60,000 माइनस कर लो तो 2,40,000 आना चाहिए। ठीक है, 2,40,000 आ गया प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट जो आया ना, ये 2006 का प्रॉफिट आया। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो 2006 का प्रॉफिट था वही प्रॉफिट 2007 में भी होना चाहिए। राइट, अब हम 2007 का वर्किंग कर रहे हैं, तो प्रॉफिट इन 2007, राइट, उतना ही जितना प्रीवियस ईयर था, यानी करंट ईयर में प्रॉफिट हमको 2,40,000 का चाहिए। ठीक है, अच्छा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, हाँ ये लाना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके। ठीक है, क्यों फाइंड कर रहे हैं हम लोग, सोचो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्योंकि हमको टोटल सेल्स के इक्वेशन में यूज करना पड़ेगा ना ये, तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस देखो करंट ईयर में 66 नहीं लेना, 60 लेना। क्वेश्चन में पढ़ो, अज्यूम द सेम सेलिंग प्राइस ऑफ 60 पर यूनिट इन 2007, यानी हमको सेलिंग प्राइस 60 लेना है। वेरिएबल कॉस्ट तो इंक्रीज हो गया ना, तो 52.8 लेंगे नया वाला।
माइनस 52.8, 60 माइनस 52.8 यानी 7.2 रुपीज हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया। अब हम फाइंड करेंगे सेल्स यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स यूनिट्स हमको फाइंड करना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 7.2 रुपीज, फिक्स कॉस्ट कौन सा लेंगे, करंट ईयर का, करंट ईयर का 3,78,000 फिक्स कॉस्ट है, 3,78,000 प्लस प्रॉफिट उतना ही चाहिए जितना लास्ट ईयर मिला था। लास्ट ईयर 2,40,000 का प्रॉफिट था ना, करंट ईयर में भी उतना ही चाहिए। तो 2,40,000 प्लस 3,78,000, टोटल कंट्रीब्यूशन 6,18,000 का आना चाहिए। इसको डिवाइड करो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 7.2 से, 3,78,000 प्लस 2,40,000 डिवाइडेड बाय 7.2, तो 85,833 आना चाहिए। सेल्स यूनिट्स इज इक्वल टू 85,833 यूनिट्स। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। आ जाओ। The variable cost structure of a product manufactured by a company during the current year is as under। मटेरियल दिया हुआ है 120 रुपीज, लेबर दिया है 30 रुपीज सर पर यूनिट है। हाँ, ओवरहेड्स 12 पर यूनिट। ठीक है, अभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, उसने क्या बोला है, द वेरिएबल कॉस्ट स्ट्रक्चर, इसका मतलब ये तीनों भी वेरिएबल कॉस्ट है ना। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 270 एंड द फिक्स कॉस्ट 14 लाख और सेल्स 40.5 लाख। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो करंट ईयर की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था ऐसे यहां पर भी कर लेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर्स करंट ईयर में CY लिखता हूं करंट ईयर के लिए। ठीक है, और देखो यहाँ पे ड्यूरिंग द फोर्थ कमिंग ईयर बोल रहा है, फोर्थ कमिंग ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर हो गया। ठीक है, जैसा लास्ट क्वेश्चन में 2006 2007 था, वैसे ये करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है पहले देखो। हमारे पास मटेरियल कॉस्ट करंट ईयर में है 120 रुपीज। ठीक है, उसके बाद लेबर है, मेरे साथ साथ सॉल्व करो, लेबर है 30 रुपीज, ओवरहेड वेरिएबल है ना, ऊपर हेडिंग में दिया है वेरिएबल, तो वेरिएबल ओवरहेड्स 12 रुपीज दिया है। ठीक है, तो कैन आई से टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 120 प्लस 30 प्लस 12 इज इट 162। एक बार चेक करो, हाँ 162। ये हमारा करंट ईयर का वेरिएबल कॉस्ट है और क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दिया है 14 लाख रुपीज, टोटल दिया हुआ है ना, टोटल 14 लाख है और टोटल सेल्स भी दिया है रुपीज 40.5 लाख यानी 40,50,000 रुपीज, राइट। अब यहां तक इंफॉर्मेशन है करंट ईयर की। अब देखो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बोला हुआ है, ड्यूरिंग द फोर्थ कमिंग ईयर द डायरेक्ट वर्कर्स विल बी एंटाइटल्ड टू अ वेज इंक्रीज ऑफ 10%। मतलब ये जो वेजेस है लेबर ये 10% से बढ़ेगा, है ना। तो इसको मैं ऐसे करता हूं वर्किंग के साथ 30 प्लस 10% इज इक्वल टू
इज इक्वल टू 33 रुपीज हो जाएगा क्या, देखो है ना। चल ये अपना नेक्स्ट ईयर का देख रहे हैं हम लोग, हाँ 33 हो जाएगा, तो इसको ऐसे कर दो, ठीक है। चल तो लेट इट बी दिस। चल उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एंड मटेरियल कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स ओवरहेड्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 7.5%, 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट 7.5% से बढ़ाना है। देखो अभी 120 है, 120 में आप 7.5% बढ़ाओ, तो 120 प्लस 7.5% 129 हो जाएगा। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड 5% से बढ़ाना है, तो वेरिएबल ओवरहेड 12 था, 12 में हम बढ़ाएंगे 5%। ठीक है, तो ये होना चाहिए 12.6, 12 प्लस 5%, 12.6 होना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स कि हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अब चेक करो प्रीवियस ईयर में वो 162 था, प्रीवियस ईयर में 162 था, करंट ईयर में कितना हो गया 129 प्लस 33 प्लस 12.6, 174.6, 174.6 राइट। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 129 प्लस 33 प्लस 12.6, 174.6। ठीक है, अच्छा फिक्स कॉस्ट 3% से इंक्रीज हो रहा है, तो फिक्स कॉस्ट 14 लाख था राइट, इसमें 3% बढ़ा दो, तो 14 लाख प्लस 3%। ठीक है, तो ये कितना होता है देख लो, 14 लाख प्लस 3% करेंगे तो 14,42,000 होता है, 14,42,000। ठीक है, अब ये सारी इंफॉर्मेशन नेक्स्ट ईयर की है, फोर्थ कमिंग ईयर की है। तो फोर्थ कमिंग ईयर में क्या क्या हुआ देखो, फोर्थ कमिंग ईयर में मटेरियल कॉस्ट 7.5% से इंक्रीज हो गया, लेबर 30% से इंक्रीज हो गया, वेरिएबल ओवरहेड 12% से इंक्रीज, वेरिएबल ओवरहेड 5% से इंक्रीज हुआ, फिक्स्ड कॉस्ट 3% से इंक्रीज हुआ राइट। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं, फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, न्यू सेल्स प्राइस इन द फोर्थ कमिंग ईयर इफ द करंट पीवीआर इज टू बी मेंटेन्ड। देखो लास्ट क्वेश्चन में वैसा ही था, लास्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द सेलिंग प्राइस to be fixed in 2007 to earn the same PVR as in 2006। मतलब जितना PVR पिछले साल था उतना PVR करंट ईयर में आना चाहिए। अब समझना, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड, तीनों भी वेरिएबल कॉस्ट है। अब वेरिएबल कॉस्ट हमारी 162 थी, 174.6 हो गई है ना, एक सेकेंड ना, 162 थी, 174.6 हो गई। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारा इंक्रीज हो रहा है राइट, व्हेनेवर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस पीवीआर विल गो डाउन, पीवीआर विल डिक्रीज, है ना। पर इस क्वेश्चन में बोला है कि पीवीआर कम नहीं होने देना है, तो पीवीआर कम अगर नहीं होने देना है तो सेलिंग प्राइस, देखो क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस 270 है, इसको भी लिख लेते हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹270। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 270 है ना। हमको सेलिंग प्राइस को भी उतने ही परसेंटेज से बढ़ाना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर जितने परसेंटेज से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है राइट। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा प्रीवियस पीवीआर फाइंड करना पड़ेगा ऑफ करंट ईयर। ठीक है,
ये क्यों फाइंड करना है? क्योंकि उतना ही पीवीआर करंट ईयर में मेंटेन करना है ना। तो करंट ईयर में अगर पीवीआर सेम चाहिए प्रीवियस ईयर के जितना, करंट ईयर के जितना, मतलब नेक्स्ट ईयर में उतना ही पीवीआर चाहिए जितना करंट ईयर में है, तो पहले पीवीआर तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना करंट ईयर का। तो पीवीआर कैलकुलेट करो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, ठीक है। तो देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड आउट करो। सेलिंग प्राइस 270 में से 162 माइनस करो, 270 माइनस 162, राइट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 108 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस 270 इंटू 100, राइट। 108 अपॉन 270 इंटू 100 करेंगे तो 40% आएगा, राइट। तो हमारा प्रीवियस ईयर का पीवीआर था 40%। अब हमको पीवीआर इन नेक्स्ट ईयर 40% ही चाहिए। इसके लिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, लास्ट क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट जितने परसेंटेज से बढ़ रहा है उतने परसेंटेज से हमने सेलिंग प्राइस भी बढ़ा दिया था ना। वेरिएबल कॉस्ट 10% से बढ़ रहा था तो सेलिंग प्राइस भी हमने 60 था तो 60 को 10% से बढ़ा के 66 कर दिया था। यहां पर भी ऐसे ही करना है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट 3 है, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, और तीनों का परसेंटेज अलग अलग है। ये 7.5 से बढ़ रहा है, ये 10% से बढ़ रहा है, ये 5% से बढ़ रहा है। पिछले क्वेश्चन में बहुत सिंपल था, पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था, देखो वेरिएबल कॉस्ट विल गो अप बाय 10%। अब वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट भी एक ही थी हमारे पास 48, वो 10% से इंक्रीज हुई तो हमने सेलिंग प्राइस को भी 10% से बढ़ा दिया था। पर यहां पर वेरिएबल कॉस्ट 3 है और तीनों अलग अलग परसेंटेज से चेंज हो रहे हैं, राइट। तो कभी भी याद रखना, जब दो अमाउंट सेम परसेंटेज से चेंज होने वाले हैं तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते। आई रिपीट, जब दो अमाउंट का परसेंटेज चेंज सेम करना है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। यहां पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे। तो देखो कैसे, 162 वेरिएबल कॉस्ट था करंट ईयर में, तो नेक्स्ट ईयर 174.6 हो गया, ठीक है, इंक्रीज हो गया। अब करंट ईयर में अगर सेलिंग प्राइस 270 है तो नेक्स्ट ईयर कितनी, क्रॉस मल्टीप्लाई, वेरिएबल कॉस्ट करंट ईयर का 162 है, नेक्स्ट ईयर का 174.6 है वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस करंट ईयर में 270 है तो नेक्स्ट ईयर में कितना, ठीक है। तो 10 सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, 270 मल्टीप्लाइड बाय 174.6 डिवाइडेड बाय 162, तो ये आना चाहिए 291 रुपीज, राइट। क्वेश्चन समझना कि अगर हमने सेलिंग प्राइस प्रीवियस ईयर 270 थी करंट ईयर में, नेक्स्ट ईयर अगर मैं इसको 291 कर देता हूं तो ये वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने के बाद भी पीवीआर 40% ही रहेगा, ठीक है। कैलकुलेटर हाथ में लो, हम लोग ओरली चेक कर रहे हैं, हाँ। तो देखो 291 सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट 174.6 माइनस करो, माइनस 174.6, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया 116.4। अब पीवीआर कैलकुलेट करके चेक करो, 116.4 डिवाइडेड बाय 291 इंटू 100, देखो आपका पीवीआर 40% ही आएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ यूनिट्स दैट वुड रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड ड्यूरिंग द फोर्थ कमिंग ईयर
so as to yield the same amount of profit in the current year, assuming that selling price per unit will not be increased. Selling price per unit will not be increased. यानी सेलिंग प्राइस जो 270 थी पिछले साल करंट ईयर में, तो नेक्स्ट ईयर भी सेलिंग प्राइस 270 ही रखने का, सेलिंग प्राइस चेंज नहीं करना है। यहाँ पे बोला है सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल नॉट बी इंक्रीज, यानी हमको करंट ईयर नेक्स्ट ईयर में सेलिंग प्राइस 270 ही रखना है। ठीक है, तो ये भी देखो लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है ना। तो लास्ट क्वेश्चन में भी क्या था कि सारे खर्चे, देखो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया, फिक्स कॉस्ट बढ़ गया, अब सारे खर्चे बढ़ेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। तो हमको बोल रहा है कि प्रॉफिट कम नहीं होने देना है, तो प्रॉफिट कम नहीं होने देना है तो सेल्स हमको बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो सेल्स यूनिट्स हमको फाइंड आउट करना है नेक्स्ट ईयर की इन सच अ वे दैट प्रॉफिट विल रिमेन सेम, मतलब खर्चा बढ़ने के बाद भी प्रॉफिट कम नहीं होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हमको प्रीवियस ईयर का करंट ईयर का प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो करंट ईयर्स प्रॉफिट ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, तो अपना सेल्स का इक्वेशन यूज कर सकते हैं, सेल्स इनटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो देखो करंट ईयर का सेल्स 40,50,000 दिया है, 40,50,000 इंटू पीवीआर हमारा करंट ईयर में 40% है, इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट देख लेना 14 लाख है करंट ईयर का, प्लस प्रॉफिट हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो 40,50,000 इंटू 40% करो, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, उसमें से 14 लाख माइनस कर लेना, एक सेकेंड, फिक्स कॉस्ट 14 लाख है ना, 40,50,000 इंटू 40% किया 16,20,000 आया कंट्रीब्यूशन, उसमें से 14 लाख आप माइनस कर लो, 2,20,000 का 2,20,000 का प्रॉफिट आना चाहिए। अब ये प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर मतलब मैं करंट ईयर बोल रहा हूं, प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर आया 2,20,000। अब हमारा आंसर स्टार्ट हो रहा है। आंसर में हमको बोला है सेल्स यूनिट्स फाइंड करो और प्रॉफिट चाहिए जितना प्रीवियस ईयर में आया था उतना, मतलब सॉरी करंट ईयर में आया था उतना। तो करंट ईयर में 2,20,000 आया था ना, तो इतना ही प्रॉफिट हमको नेक्स्ट ईयर भी चाहिए, मतलब प्रॉफिट ऑफ नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो अब सेल्स यूनिट्स फाइंड करना है और प्रॉफिट दिया हुआ है, तो वही अपना इक्वेशन यूज करेंगे, सेल्स यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स यूनिट्स फाइंड करना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड करो। कैसे करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अब सेलिंग प्राइस 291 लेंगे कि 270 लेंगे, 270 लेंगे। यहाँ पे देखना सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल नॉट बी इंक्रीज्ड बोला हुआ है, सेलिंग प्राइस लो 270, वेरिएबल कॉस्ट जो नया हमने फाइंड आउट किया था वो लेना पड़ेगा। हम लोग नेक्स्ट ईयर का फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो नेक्स्ट ईयर की इंफॉर्मेशन लेंगे, तो सेलिंग प्राइस नेक्स्ट ईयर 270 ही रहने वाली है, तो 270 में से 174.6 माइनस करो, 270 माइनस 174.6, तो 95.4 आना चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट। तो मैं ब्रैकेट में सीपीयू फाइंड कर रहा हूं, 270 माइनस 174.6, 270 माइनस 174.6। ठीक है, या डायरेक्टली करता हूं, आप लोग वर्किंग करके कर लेना। हाँ, तो 95.4 आया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट भी नेक्स्ट ईयर का ही लेंगे 14,42,000
प्लस प्रॉफिट चाहिए जितना करंट ईयर में था उतना, मतलब 2,20,000। ठीक है, तो अब फाइंड करो सेल्स यूनिट्स। 14,42,000 फिक्स कॉस्ट प्लस 2,20,000 का प्रॉफिट चाहिए, मतलब कंट्रीब्यूशन हमको रिक्वायर्ड है 16,62,000। इसको डिवाइड करेंगे 95.4 से, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो 17,421 यूनिट्स आना चाहिए। इसका मतलब अगर हमने करंट ईयर में 17,421 यूनिट्स का अगर सेल किया तो जितना प्रॉफिट प्रीवियस ईयर आया था उतना ही आएगा सारे खर्चे बढ़ने के बाद भी। मतलब बहुत सिंपल सा लॉजिक है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर आपका करंट ईयर में खर्चा बढ़ जाता है और आपको प्रॉफिट फिर भी कम नहीं करना है तो आपको ज्यादा यूनिट्स का सेल करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ज्यादा यूनिट हम सेल करते हैं तो वो एक्स्ट्रा जो खर्चा हमारा बढ़ा है वो रिकवर हो जाता है एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आने के वजह से। ठीक है, तो चलो, तो ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। 16 हो गया, 17 हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 था, 18 भी हमारा हो गया है, 19 भी हो गया है। ठीक है, 20 बाकी है, उसको बाद में करते हैं। 21 कंप्लीट, 22 कंप्लीट, 23 मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप इसको घर पे ट्राई करना। होमवर्क मार्क कर लो, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, 24 मैं आपको अभी बता रहा हूं। 24 देखना, स्टार्ट करो मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन पढ़ना मेरे साथ एक बार। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड द ब्रेक इवन वॉल्यूम, मतलब बीईपी फाइंड करना है। सेलिंग प्राइस और बीईपी वॉल्यूम, जब वॉल्यूम बोलता है ना तो यूनिट्स समझना, ब्रेक इवन हमको यूनिट्स में फाइंड करना है। सेलिंग प्राइस है 69.5, वेरिएबल कॉस्ट है 35.5 और फिक्स कॉस्ट दिया है 18,02,000। राइट, तो बहुत इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ब्रेक इवन यूनिट्स फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है सोचो ब्रेक इवन यूनिट का? ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में फाइंड करना है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस है 69.5 माइनस 35.5। राइट, सॉल्व करो। 69.5 माइनस 35.5, 34 रुपीज आना चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सीपीयू बीईपी यूनिट्स में फाइंड करना है, इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करेंगे। तो फिक्स कॉस्ट देखो क्वेश्चन में दिया है, मैं पूरा अमाउंट लिखता हूं 18,02,000। 18,02,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 34 करेंगे। बीपी यूनिट्स मिलना चाहिए 18,02,000 डिवाइडेड बाय 34, 53,000 यूनिट्स आना चाहिए। राइट, ये हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। बीईपी यूनिट्स फाइंड करो बोला था, हमने बीईपी यूनिट्स फाइंड कर दिया। ठीक है, अब ये तो सिंपल था। आगे देखो, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। चेक करो, ये क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देख रहे हैं हम लोग। इफ दिस वॉल्यूम रिप्रेजेंट्स 40% ऑफ कैपेसिटी। इफ दिस वॉल्यूम मतलब कौन सा वॉल्यूम? ये 53,000 यूनिट्स जो आया ना, ये मान लो 40% ऑफ कैपेसिटी है बोल रहा है। वो ये बोल रहा है कि जो 53,000 यूनिट्स आया, ये अपना ब्रेक इवन आया ना, वो बोल रहा है कि जो ब्रेक इवन पॉइंट आपका आया 53,000 यूनिट्स, ये टोटल कैपेसिटी का 40% है। यानी कंपनी की जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका 40% 53,000 यूनिट है।
ठीक है। व्हाट इज द एडिशनल प्रॉफिट फॉर एन एडेड प्रोडक्शन ऑफ 40% कैपेसिटी। ठीक है, अब क्वेश्चन समझना। वो ये बोल रहा है कि ये जो 53,000 यूनिट आया ब्रेक इवन पॉइंट, ये हमारे कैपेसिटी का 40% है। हमको फाइंड करना है कि अगर कंपनी ने और 40% प्रोडक्शन किया, मतलब एडिशनल 40% प्रोडक्शन किया, तो प्रॉफिट कितना आएगा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर ये 53,000 40% है, तो और एक्स्ट्रा अगर मैं 40% प्रोडक्शन करूंगा तो मुझे और 53,000 यूनिट्स बनाने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। समझ में आ रहा है क्या? तो मतलब ये 40% 53,000 है, तो और एक्स्ट्रा 40% प्रोडक्शन करेंगे तो और एक्स्ट्रा 53,000 यूनिट बनेंगे। यानी हमको अब करना क्या है, हमको 53,000 यूनिट जो एक्स्ट्रा हम बनाएंगे उसका प्रॉफिट हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाने का। ये जो 53,000 यूनिट आया था, ये हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी का पहला 40% है। ठीक है, और यहां पे ब्रेक इवन पॉइंट आया। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब यहां पे देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना। अब हम जो और एक्स्ट्रा 40% प्रोडक्शन करने वाले हैं, मतलब और एक्स्ट्रा कितना यूनिट बनाने वाले हैं, 53,000 यूनिट, तो वो एमओएस रहेगा ना। बीईपी के आगे के सेल की बात कर रहा हूं मैं। तो बीईपी 53,000 यूनिट पे आ गया और 53,000 यूनिट्स मैं बना रहा हूं बीईपी से आगे। तो इसका मतलब अब जो एक्स्ट्रा 53,000 यूनिट बनेंगे वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगा, क्योंकि बीईपी के आगे जो भी सेल होता है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है ना। अब समझना, द सेलिंग प्राइस ऑफ विच इज 10% लोअर फॉर 20% प्रोडक्शन एंड 15% लोअर देन द एग्जिस्टिंग प्राइस फॉर द अदर 20%। अभी समझना, ये जो हमारा पहला 40% कैपेसिटी है वो 53,000 यूनिट है। तो नेक्स्ट 20% कैपेसिटी और उसके बाद और नेक्स्ट 20% कैपेसिटी कितनी होने वाली है सोचो। तो देखो, अगर 53,000 40% कैपेसिटी है तो 20% का मतलब होता है इसका हाफ, है ना। तो डिवाइडेड बाय 2 अगर मैं करूंगा तो 26,500 यूनिट्स बनेंगे। ठीक है, और अगर 20% बनाया तो और इसके बाद मतलब पहले 40% पे अपना ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 53,000 यूनिट। अब बीईपी से मैं आगे बढ़ रहा हूं, राइट, बीईपी से मैं आगे बढ़ रहा हूं। बीईपी के आगे और 20% अगर मैं बनाऊंगा तो 26,500 यूनिट बनेंगे, और उसके आगे और 20% बनाया तो और 26,500 यूनिट बनेंगे। अब ये मैंने 20% क्यों अलग अलग कर दिया, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ विच इज 10% लोअर, सेलिंग प्राइस 10% लोअर रहेगी फॉर 20% प्रोडक्शन। मतलब ये 20% जो प्रोडक्शन है, यहां पे हमारा जो सेलिंग प्राइस रहेगा एट सेलिंग प्राइस 10% लोअर रहेगा एंड 15% लोअर देन एग्जिस्टिंग प्राइस फॉर द अदर 20% कैपेसिटी। और उसके बाद जब हम लोग और एक्स्ट्रा 20% बनाएंगे तो इसका सेलिंग प्राइस 15% कम रहेगा। ठीक है, तो देखो हमारा ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था 69.5 रुपीज, यहां पे 10% कम हो जाएगा और यहां पे 69.5 में से 15% कम हो जाएगा। पहले 20% पे सेलिंग प्राइस 10% कम हो जाएगी, उसके बाद सेलिंग प्राइस 15% कम हो जाएगी। 69.5 में से आप 10% लेस कर लो तो 62.55 रुपीज आएगा, 62.55 आएगा।
और अगर 69.5 में से 15% कम करेंगे तो 59.075 रुपीज आएगा। ठीक है, 69.5 में से 15% माइनस 59.075 आएगा। ठीक है, तो अब सोचो, सेलिंग प्राइस 26,500 यूनिट के लिए 62.55 रहेगी और दूसरे 26,500 के लिए 59.075 रहेगी। अब यहां तक समझना, कंपनी का टोटल कैपेसिटी कितना यूटिलाइज हो गया? 80% यूटिलाइज हो गया। कैसा 80% हुआ? ये 53,000 यूनिट जो आया था ये 40% ऑफ कैपेसिटी था। मतलब पहले 40% पे 53,000 यूनिट्स बनाए और वहां ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। उसके बाद और एक्स्ट्रा 20% काम किया, यानी 26,500 बनाए, और एक्स्ट्रा 20% काम किया, मतलब और 26,500 बनाए। मतलब ऑल टुगेदर हमने अभी तक 80% कैपेसिटी यूटिलाइज कर लिया। वो 80% कैपेसिटी में से पहला 40% पे तो ब्रेक इवन आ गया, उसको मैं वहां पे छोड़ देता हूं। उसको मैं क्यों छोड़ रहा हूं? कि वहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस है। अब बाद का जो 40% है, मतलब ये वाला, ये हमारा एक्स्ट्रा 40% है, हमको इसका प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो ये जो बाद का 40% है ये हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला सेल है ना। अब याद रखना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में फिक्स कॉस्ट होता ही नहीं है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हमारा इक्वेशन क्या था? मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू प्रॉफिट था, याद है ना। ठीक है, अब देखो दो सेलिंग प्राइस है, अलग अलग सेलिंग प्राइस है ना। ये 26,500 के लिए ये सेलिंग प्राइस है और ये 26,500 के लिए ये सेलिंग प्राइस है। अब देखो वेरिएबल कॉस्ट पर टन तो चेंज नहीं हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो वही 35.5 रहने वाला है, सिर्फ हमारा सेलिंग प्राइस चेंज हुआ। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम लोग। एमओएस 26,500 यूनिट्स, ठीक है, इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर रहा हूं मैं। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? देखो यहीं पे मैं सीपीयू फाइंड कर रहा हूं। सीपीयू कैसे फाइंड करेंगे हम? 62.55 सेलिंग प्राइस माइनस 35.5 वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो 62.55 माइनस 35.5 करेंगे तो 27.05 रुपीज आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, और यहां पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखो फिर चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? सेलिंग प्राइस चेंज हो रही ना। 59.075 सेलिंग प्राइस है, इसमें से मैं माइनस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट 35.5 रुपीज का। चेक करना, 59.075 माइनस 35.5, 23.575 ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हमने दोनों क्वांटिटी का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड कर लिया। अब याद करो मैंने बताया था कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर अलग अलग आ रहा है, एक से ज्यादा आ रहा है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में उतने ब्रैकेट करने पड़ेंगे। तो ये दो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है तो लेफ्ट साइड में अपने को दो ब्रैकेट बनाने पड़ेंगे। राइट साइड में प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमेशा कंपनी का होता है तो ये हमेशा एक ही अमाउंट रहेगा। ठीक है, तो आ जाओ 26,500 इंटू 27.05 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। ठीक है, उसके बाद प्लस करो और दूसरा ब्रैकेट ओपन करो। अब फिर से 26,500, ये 26,500 यूनिट कौन से थे? 20% कैपेसिटी बीईपी के आगे, और ये 26,500 कौन से है? उसके आगे के 20% कैपेसिटी है। ठीक है, तो इसका इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 23.575 करेंगे। ठीक है, अब दिस शुड बी इक्वल टू प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं लिया हमने? क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट पे रिकवर हो गया ना।
अब हम लोग बीईपी से आगे का सेल देख रहे हैं। बीईपी के आगे ये 26,500 और ये 26,500 का प्रॉफिट फाइंड करना है। मतलब हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाले एरिया में हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में फिक्स कॉस्ट होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो। 26,500 यूनिट्स इंटू 26,500 यूनिट्स इंटू 27.05, फिर प्रॉफिट आएगा 7,16,825 रुपीज का। इसको मेमोरी में डाल देते हैं। फिर वापस 26,500 इंटू 23.575, ठीक है। तो ये आ गया प्रॉफिट 6,24,738। इसको मेमोरी में डाल दो और टोटल मेमोरी रिकॉल करो तो 13 लाख प्रॉफिट आएगा। देखो प्रॉफिट आएगा 13,41,563, राउंड करके 563, ठीक है। इतना प्रॉफिट आना चाहिए, 13,41,563, राइट। तो आई बिलीव आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे आज, एक लास्ट क्वेश्चन, और फिर रिमेनिंग क्वेश्चंस को कल हम कंप्लीट करेंगे। यानी जो हमारा बेसिक क्वेश्चन चल रहा है फर्स्ट कैटेगरी, वो हम लोग कल खत्म करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ 26 देखते हैं। 26 वाला क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले लेता हूँ और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, मैं टाइम देता हूँ 1 मिनट का, क्वेश्चन पढ़ो पहले। ठीक है, क्वेश्चन देखो। अ कंपनी हैड इनकर्ड फिक्स एक्सपेंसेस ऑफ 4,50,000 with sales of 15 lakh and earned a profit of 3 lakh during the first half year. During the first half year, right? तो मान लो कि कैलेंडर ईयर कंपनी फॉलो कर रही है और जनवरी से जून तक पहले 6 महीने में इनका फिक्स कॉस्ट आया 4,50,000 का, सेल्स आया 15 लाख का और प्रॉफिट आया 3 लाख का। ये पहले 6 महीने का, ठीक है। इन द सेकेंड हाफ यानी जुलाई से दिसंबर में क्या हुआ, कंपनी का 1.5 लाख का लॉस हुआ। पहले 6 महीने में 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, अगले 6 महीने में 1.5 लाख का लॉस हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, तो बहुत सिंपल है। पहले 6 महीने में सेल्स हमारा 15 लाख का था ना, सेल्स ज्यादा था। अगले 6 महीने में हमारा सेल्स कम हो गया होगा, तो सेल्स कम होने की वजह से लॉस आया, ठीक है। अच्छा एक चीज समझना, फिक्स कॉस्ट 4.5 लाख था पहले 6 महीने का, तो बाद के 6 महीने में भी 4.5 लाख ही रहेगा। फिक्स कॉस्ट याद रखना एवरी ईयर सेम होता है, एवरी मंथ सेम होता है, ठीक है। मतलब हर टाइम पीरियड का फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा। तो एवरी ईयर का भी सेम रहेगा, एवरी मंथ का भी सेम रहेगा, एवरी 6 मंथ का भी सेम रहेगा। तो पहले 6 महीने में अगर 4.5 लाख का फिक्स कॉस्ट आया था, तो अगले 6 महीने में भी 4.5 लाख का आएगा। क्यों सेम आएगा, सोचो, आपको सैलरी हर महीने को देना है, ठीक है। इंश्योरेंस एवरी मंथ का आपको चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन एवरी मंथ चार्ज करना है, ठीक है। हाँ डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे ईयर एंड पे, पर 6 महीने का तो सेम रहेगा ना डेप्रिसिएशन भी। तो पहले 6 महीने में 4.5 लाख का फिक्स कॉस्ट आया था, तो अगले 6 महीने में भी 4.5 लाख का ही आएगा, ठीक है। हाँ सेल्स का ऐसा नहीं है कि पहले 6 महीने में 15 लाख का आया तो अगले 6 महीने में भी 15 लाख का आएगा, जरूरी नहीं है। सेल्स मार्केट डिपेंडेंट है, सेल्स तुम्हारे हाथ में नहीं है ना, ठीक है। तो सेल्स कम ज्यादा हो सकता है। क्वेश्चन समझो क्या है, कैलकुलेट पीवीआर फाइंड करना है, ब्रेक इवन फाइंड करना है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करना है फर्स्ट हाफ ईयर का, ठीक है, मतलब पहले 6 महीने का। चलो स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट पीवीआर फाइंड करना है, तो पीवीआर फाइंड करने के लिए कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 करेंगे। अब क्वेश्चन में देखना, फिक्स कॉस्ट दिया है और प्रॉफिट दिया है 3 लाख का, तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा ना, दोनों प्लस करो, ठीक है। तो 7,50,000 इस कंट्रीब्यूशन और 15 लाख का सेल्स हो रहा है इंटू 100, ठीक है। तो 50% आएगा हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। उसके बाद हमको फाइंड करना है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर, ठीक है। अभी समझना, ये ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है, फॉर फर्स्ट 6 मंथ, पहले 6 महीने का ब्रेक इवन पॉइंट है ये, है ना, पहले 6 महीने का ब्रेक इवन पॉइंट है। तो फिक्स कॉस्ट कौन सा लेंगे, पहले 6 महीने का ही लेंगे ना, क्यों पहले 6 महीने का लेंगे, क्योंकि हमको ब्रेक इवन पॉइंट फर्स्ट 6 मंथ का फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 4,50,000 डिवाइडेड बाय 50% करेंगे, ठीक है। तो कितना आता है देखो, 9 लाख रुपीस आता है। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 9 लाख रुपीस, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर करके, ठीक है। और हमको मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी फाइंड करना है, एमओएस फाइंड करना है फॉर फर्स्ट 6 मंथ, ठीक है। प्रॉफिट अपॉन पीवीआर कर सकते हैं क्या, सोचो, है ना, प्रॉफिट अपॉन पीवीआर। तो प्रॉफिट देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले 6 महीने में कितना आया, 3 लाख का, इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो पीवीआर से, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवीआर करेंगे तो 6 लाख रुपए का मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा, ठीक है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी लाने का और एक तरीका आपको मालूम है ना, कैसा हो सकता है, टोटल सेल्स 15 लाख में से ब्रेक इवन पॉइंट माइनस करेंगे तब भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा, ठीक है। चल अब सेकेंड पार्ट देखो क्वेश्चन का क्या है, expected sales volume for the second half year assuming that selling price and fixed expenses remained unchanged during the second half year। अब हमको सेकेंड हाफ ईयर का सेल्स फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास देखो क्वेश्चन में सेकेंड हाफ ईयर के लिए क्या इंफॉर्मेशन है, तो हमको ये मालूम है कि सेकेंड हाफ ईयर में 1.5 लाख का लॉस हुआ था, ठीक है। अब देखो सेल्स फाइंड आउट करना है और लॉस दिया है, याद करो सेल्स फाइंड करना है, प्रॉफिट दिया हुआ है या प्रॉफिट दिया है, सेल्स फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल सेल्स वाला इक्वेशन यूज करते हैं ना, टोटल सेल्स का इक्वेशन यूज करो, सेल्स इनटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन ये हम लोग कौन सा फाइंड आउट कर रहे हैं, सेल्स फॉर सेकेंड हाफ ईयर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, सेल्स फॉर सेकेंड हाफ ईयर, सेकेंड 6 मंथ, है ना। तो देखो सेल्स फॉर सेकेंड 6 मंथ हमको फाइंड करना है, तो कितना आएगा, सेल्स इनटू, ठीक है। पीवीआर देखो, पीवीआर कितना है, 50% है, तो पीवीआर अपना 50% ही रहेगा। अब सोचो पीवीआर पहले 6 महीने में 50% था, तो बाद के 6 महीने में भी 50% ही रहेगा ना। पीवीआर चेंज तभी होता है जब सेलिंग प्राइस या वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी चेंज नहीं हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज नहीं हो रहा है, तो पीवीआर अपना 50% ही रहेगा। फिक्स कॉस्ट पहले 6 महीने में 4.5 लाख था, तो बाद के 6 महीने में भी 4.5 लाख रहेगा, है ना। फिक्स कॉस्ट एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी 6 मंथ फिक्स कॉस्ट सेम होता है। अब देखो हम लोग प्लस प्रॉफिट करते हैं ना, लेकिन हमारे पास इस क्वेश्चन में लॉस है। अगर लॉस रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस लॉस। मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब अपना टॉपिक चालू हो रहा था, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करते हैं, और प्रॉफिट अगर नहीं है, लॉस है, तो फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस करते हैं। फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस, लॉस हुआ 1,50,000 का, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। अब देखो 4,50,000 फिक्स कॉस्ट में से लॉस माइनस करो 1,50,000, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 3 लाख। 3 लाख को डिवाइड करो पीवीआर 50% से,
तो आपका सेल्स आना चाहिए 6 लाख रुपीस। ये सेल्स कौन सा है? सेकेंड हाफ ईयर का है, मतलब जुलाई से दिसंबर का सेल्स है। तो देखो पहले 6 महीने में 15 लाख का सेल हुआ था, तो 3 लाख का प्रॉफिट हुआ था। बाद के 6 महीने में सेल्स बहुत कम हो गया, कहाँ 15 लाख कहाँ 6 लाख, है ना, बहुत कम सेल हो गया, इसके वजह से अगले 6 महीने में लॉस हुआ 1.5 लाख का। ठीक है, चल तो थर्ड क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। हाँ, एक बार देखना, हमको फाइंड करना है ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द होल ईयर। ठीक है, तो बीपी फॉर होल ईयर फाइंड करना है। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवीआर करना पड़ेगा। अब देखो बीपी पूरे साल का फाइंड आउट करना है, तो फिक्स कॉस्ट भी पूरे साल का लेंगे। यहां पर हमने क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें बीईपी हमने पहले 6 महीने का फाइंड किया था, तो पहले 6 महीने का फिक्स कॉस्ट लिया था। अब यहाँ पर बीईपी पूरे साल का चाहिए, तो फिक्स कॉस्ट भी पूरे साल का लेना पड़ेगा। पूरे साल का फिक्स कॉस्ट कितना आएगा? 9 लाख रुपए आएगा ना। 9 लाख कैसे? पहले 6 महीने में 4.5 लाख, उसके बाद के 6 महीने में 4.5 लाख, मतलब टोटल 9 लाख का फिक्स कॉस्ट आएगा डिवाइड बाय 50%, राइट। 18 लाख रुपीस आना चाहिए, यानी पूरे साल का ब्रेक इवन पॉइंट 18 लाख रुपए रहेगा। ठीक है, चल और हमको फाइंड करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर होल ईयर। तो टोटल सेल्स माइनस बीईपी कर सकते ना, है ना, टोटल सेल्स माइनस बीईपी। तो टोटल सेल्स देखो कितना, पहले 6 महीने में 15 लाख का सेल हुआ था, और सेकेंड पार्ट देखो बाद के 6 महीने में 6 लाख का सेल हुआ, मतलब जनवरी से जून 15 लाख का सेल, जुलाई से दिसंबर 6 लाख का सेल, मतलब 15 और 6 दोनों प्लस करो 21 लाख का टोटल सेल हुआ। 21 लाख में से पूरे साल का ब्रेक इवन पॉइंट 18 लाख माइनस करेंगे, तो 3 लाख रुपए का मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि मैंने प्रॉफिट अपॉन पीवीआर क्यों नहीं किया मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए। तो प्रॉफिट अपॉन पीवीआर करना है तो वैसा भी कर सकते हैं। देखो पहले 6 महीने में प्रॉफिट 3 लाख का हुआ, बाद के 6 महीने में 1.5 लाख का लॉस हुआ। इसका मतलब अगर मैं एनुअली चेक करूं तो एनुअली 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, है ना, साल भर का प्रॉफिट कितना हुआ? 1.5 लाख का। अब अगर मुझे एमओएस फाइंड करना है तो मैं प्रॉफिट अपॉन पीवीआर भी कर सकता हूं ना। तो प्रॉफिट पूरे साल का 1.5 लाख आया, राइट, 1.5 लाख को पीवीआर से डिवाइड कर लो। और बता रहा हूं अल्टरनेट आंसर है। ठीक है, एमओएस फॉर होल ईयर। एग्जाम में आपको कोई भी एक तरीके से करना है, दोनों से नहीं करना है, ये तो आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूं। प्रॉफिट पूरे साल का लेंगे डिवाइडेड बाय पीवीआर। प्रॉफिट पूरे साल का कैसे आएगा? पूरे साल का देखो पहले 6 महीने में 3 लाख का प्रॉफिट आया था, और उसके बाद 1.5 लाख का लॉस हुआ। ठीक है, इसका मतलब 3 लाख में से 150 माइनस कर लो तो 1,50,000 का एनुअल प्रॉफिट आ गया। ठीक है, 1,50,000 को आप डिवाइड कर लो 50% से। ठीक है, तो 1,50,000 को 50% से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 लाख का प्रॉफिट आएगा पूरे साल का, सॉरी 3 लाख का मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा पूरे साल का। तो ऐसा करना है, ऐसा भी कर सकते हैं, प्रॉफिट अपॉन पीवीआर करना है तो ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट अपॉन पीवीआर, राइट। तो चलो आज की क्लास में यहाँ पर एंड कर रहा हूं। हाँ, जैसा मैंने कल बताया था कि बहुत खराब टाइम चल रहा है, राइट, कंट्री में, तो आप ध्यान रखो कि आप सब भी घर में सेफ रहो,
घर के बाहर जाओ मत, आपका भी ध्यान रखो, अपनों का भी ध्यान रखो, और मैंने कल बताया था वैसे आपके आजू बाजू जो गरीब लोग रहते हैं उसकी थोड़ी सी हेल्प करो, राइट। चलो, थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।